चलो पहले पेपर डिस्कस करा देते हैं और फिर पढ़ा देते हैं। कौन सा क्वेश्चन बताना है बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज कायरल। कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप हो या ग्रुप नहीं है, चौथी चीज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप या जो भी 4 डिफरेंट चीजें वो देखनी है कार्बन पे, ठीक है। क्यों डी क्यों? पॉजिटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस, तो जिससे कार्बन के पास 3 ही डिफरेंट ग्रुप रहे बेटा। आई बात समझ में? भाई सी डबल बॉन्ड पीएच, हाइब्रिडाइजेशन से कैसे देखोगे? हाइब्रिडाइजेशन तो कार्बोकेटायन में होती है, sp2 है। हाँ? sp3 कैसे हो जाएगी कार्बोकेटायन पे? आ रही बात समझ? तो ये क्या होता है मेजोरिटी डी करके आई है? मतलब ये कौन सा ओपिनियन है? तो डी में क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस। तो कार्बन पे इस तरीके से तो 3 ही डिफरेंट ग्रुप हुए ना, एक पीएच हुआ, एक इथाइल हुआ, एक मिथाइल हुआ। जबकि सी में क्या है? एक एल्काइल ग्रुप और दूसरा एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, और तीसरा क्या है? एच, और चौथा पॉजिटिव चार्ज। अब कौन सा बताना है? टीएससी के पेपर में अब कौन सा बताना है नेक्स्ट? 31 से पहले कुछ पूछना है? शर्माते हुए मत रह जाना। 31 से पहले कोई डाउट नहीं है? 31 which of the following statement is not correct? A करेक्ट है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, बट टिन और लेड का अपोजिट हो जाता है। डाउन द ग्रुप डी और एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। यही चीज होती है किसमें? 13th ग्रुप में। इसीलिए बोरोन से लेकर मतलब 13 ग्रुप के एलिमेंट्स का ना साइज ऑर्डर एज यूजुअल होता है, ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ना ही आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम बोरोन टू थैलियम, गलत है। सी में कोई डाउट? सी स्टेटमेंट में GeO2 तो एम्फोटेरिक होता है, टिन ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक ही होता है। बी और सी दोनों करा दो। जर्मेनियम का एम्फोटेरिक होता है, GeO2 ही होता है, तो GeO को तो होना ही चाहिए। GeO2 होता है ना एम्फोटेरिक, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो GeO तो नहीं होना चाहिए फिर। GeO2 क्या होता है? एम्फोटेरिक। सी भी गलत ही हुआ, बट मैं एक बार और कंफर्म करूंगी, ठीक है। अभी मत चेंज करवा देना एकदम जाके, फिर मैं अपने आप करा दूंगी। डी तो पता ही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पूछना है भाई? 34th विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बातें बिल्कुल नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहले बताओ इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट होते क्या है भाई? इक्विवेलेंस पॉइंट तो उसके नाम से समझ में आ रहा है, इक्विवेलेंस पॉइंट जहां पर अगर एसिड बेस टाइट्रेशन है तो, अदरवाइज जिनके भी बीच टाइट्रेशन है उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब सॉरी उन दोनों रिएक्टेंट्स
कि अगर इक्विवेलेंस इक्वल हो गए तो वो इक्विवेलेंस पॉइंट है, ठीक है। एंड पॉइंट क्या होता है? जब एंड हो जाए टाइट्रेशन, है ना, एंड हो जाए टाइट्रेशन। वो कैसे एंड करोगे? वो तुम्हें पता है, तुम अपने आप डाल दोगे ज्यादा। तुम्हें कैसे पता है कि ज्यादा डालना है अब या कम डालना है? ये टाइट्रेशन में प्रेसिपिटेशन ही होगा, ये अपना दिमाग लगा लिया बस। एंड पॉइंट यानी जब एंड आ गया, जब एंड आ गया मतलब जब टाइट्रेशन एंड कर दी। तो कैसे पता लगता है कि एंड पॉइंट आ गया? नहीं होता, ये चेंज होता है, कलर चेंज होता है सॉल्यूशन का। कलर चेंज मतलब इंडिकेटर डाल रखा होता है, तो इंडिकेटर से इंडिकेट होता है कि एंड पॉइंट आ गया। इंडिकेटर से कैसे इंडिकेट होता है? कलर चेंज से, है ना। जैसे ये तुमने इसमें लिया हुआ है HCl, है ना, इसकी टाइट्रेशन करवा रहे हो किससे? NaOH से। तो इसमें तुमने इंडिकेटर डाल दिया फिनोल्फथलीन। जो फिनोल्फथलीन है वो एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस और न्यूट्रल में भी कलरलेस। तो अभी सॉल्यूशन का कलर कैसा रहेगा? कलरलेस है, अभी कलरलेस। इसमें NaOH ड्रॉप वाइज ऐड करना स्टार्ट किया, सॉल्यूशन कलरलेस ही रहेगा। कब तक कलरलेस रहेगा? जब तक दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल हो चुके होंगे तब तक भी कलरलेस ही रहेगा। जब दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल हो चुके होंगे तब क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, NaCl। सॉल्यूशन का pH कितना होगा? न्यूट्रल होगा, क्योंकि सॉल्ट किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का है, ठीक है। तो अभी भी कलरलेस ही रहेगा, लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा ड्रॉप NaOH का आएगा, अब और एक्स्ट्रा ड्रॉप NaOH का आएगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। कलर कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन का? पिंक। तो अगर टाइट्रेशन कभी की हो ये वाली, ठीक है, या कभी करनी हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ही टिंज ऑफ पिंक कलर दिखे, जैसे ही बिल्कुल एकदम पिंक कलर दिखना स्टार्ट हो, एकदम स्टॉप कर देंगे, ब्यूरेट बंद कर देंगे। क्यों? पिंक ही तो दिखना है, पिंक दिखता रहे, जब तक दिखता रहे क्या दिक्कत है? एनीवेज ऐड करते रहो ना, फिर पिंक ही तो दिखना है। अब वो पिंक दिखना शुरू हो गया, एनीवेज ऐड करते रहो, क्या दिक्कत है? क्यों बंद करते हैं एकदम टिंज ऑफ पिंक कलर आते ही? टाइट्रेशन करते क्यों है? ऐसी रिएक्शन करवानी है, इसीलिए तो करते हैं। HCl और NaOH की रिएक्शन करवानी है। टाइट्रेशन का मोटिव क्या है? टू स्टैंडर्डाइज अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए, ये स्टैंडर्ड बनाने का मतलब क्या होता है? उसका स्टैंडर्ड हाई करने के लिए, है ना। लैब में भी पढ़ा रहता है, कोई पूछता ही नहीं है उसे, तो उसका स्टैंडर्ड हाई करने के लिए उसे टाइट्रेशन में एक दिन यूज कर लेते हैं, तो उसका भी नाम हो जाता है कि भाई ये भी टाइट्रेशन में यूज हुआ। अरे किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। मैंने बिल्कुल अभी हुआ था लास्ट में, फिर उसका एसडोक स्टार्ट हो गया था, ज्यादा पता नहीं लगा, ज्यादा से ढंग से नहीं किया। टाइट्रेशन की जाती है किसी सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए। स्टैंडर्ड बनाने के लिए मतलब किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए, या कोई भी सब्सटेंस है उसका वेट पता करना हो कि इसमें इस सॉल्यूशन में इसका वेट कितना है, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी कितनी है, नॉर्मेलिटी कितनी है। तो किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ पता करने के लिए टाइट्रेशन की जाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जो ब्यूरेट में लेंगे मतलब दोनों में से किसी एक की स्ट्रेंथ पता होगी, कोई एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा? जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुम्हें इस HCl की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता मुझे इसे किसी रिएक्शन में यूज करना था, मुझे इसे किसी रिएक्शन में यूज करना है, बट मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है।
वहां पर मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। तो पहले मैं क्या करूंगी, इसे स्टैंडर्ड बनाऊंगी, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता करूंगी। कैसे पता करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे अगेंस्ट ऐसे सॉल्यूशन के साथ, ऑब्वियसली एसिड की बेस के साथ करेंगे, बेस के साथ जो स्टैंडर्ड हो, मतलब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन हो। ठीक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता लेकिन इसका वॉल्यूम तो हम पता कर सकते हैं। तो वॉल्यूम मेजर करके ले लिया, सपोज 20 ml ले लिया। ठीक है, NaOH इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता थी भाई, 0.1 मोलैरिटी का है ये, और ये जितना भी यूज होगा वो मुझे पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा, वो तो यहाँ ब्यूरेट में मार्क्स है, तो ये कितना यूज हुआ मुझे पता लग गया। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट, तो HCl की कॉन्सेंट्रेशन पता लग जाएगी। तो टाइट्रेशन का काम क्या होता है, चाहे वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो, चाहे वो कोई सी भी टाइट्रेशन हो, ठीक है, चाहे वो रिडॉक्स हो, कोई सी भी टाइट्रेशन हो, टाइट्रेशन का काम क्या होता है कि किसी नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड बनाना। बाकी तुमसे वो क्वेश्चन पूछा है तो तुमसे तो कुछ भी पूछ सकता है, तुमसे हो सकता था कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती वॉल्यूम पूछ लेता। ठीक है, ये टाइट्रेशन का काम हो गया। तो अभी क्या कह रही थी मैं कि जैसे पिंक टिंज आएगा बंद कर देंगे ब्यूरेट, ऐड नहीं करते रहेंगे। ठीक है, तुम ऐड करते चले गए, NaOH डार्क पिंक हो गया तो वो गलत मानी जाएगी रीडिंग, गलत आंसर आएगा, मतलब ये गलत आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन। क्यों गलत आ जाएगी, क्योंकि तुमने तो वॉल्यूम NaOH का जितना चाहिए था HCl को उससे ज्यादा ऐड कर दिया। ठीक है, तो जब तक ये सॉल्यूशन न्यूट्रल था तब तक कलरलेस, जब तक ये सॉल्यूशन एसिडिक और न्यूट्रल रहा तब तक कलरलेस। तो इक्विवेलेंस पॉइंट जब आया होगा तब तो ये सॉल्ट बना होगा यहाँ पर NaCl, तब तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तब भी कलरलेस ही है सॉल्यूशन। लेकिन जैसे एक्स्ट्रा ड्रॉप आया NaOH का, स्लाइट पिंक कलर आ जाएगा, हमें पता लग गया कि अब तो सॉल्यूशन बेसिक होना शुरू हो गया, तो हम ये बंद कर देंगे ब्यूरेट। ठीक है, एडिशन ऑफ NaOH स्टॉप कर देंगे। तो वो जो पिंक कलर आने पर भी हमने बंद किया है, तो एक्स्ट्रा तो उसमें भी है, लेकिन वो एकदम दिखते ही पिंक दिखते ही हमने बंद कर दिया ना, तो 0.01 ml कुछ करके एक्स्ट्रा होगा, तो उस चीज को हम इग्नोर करेंगे और इक्विवेलेंट दोनों के इक्वल करके कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो जब हमें कलर चेंज पता लगा तब हमने ब्यूरेट बंद कर दी, तब हमने टाइट्रेशन को एंड कर दिया, वो क्या कहलाएगा, एंड पॉइंट। आ रही बात समझ में। तो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट एक बहुत बारीक सा डिफरेंस है, तो जो वो पता होता तो यहाँ तुम कर पाते क्वेश्चन। ठीक है, और कर भी दिया होगा नहीं पता होते हुए भी। ठीक है, नहीं किया तो समझ में आ रही है बात। तो एंड पॉइंट क्या है, जब एंड हो गई टाइट्रेशन, और इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, जब दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल। तो बहुत से केसेस में इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही टाइम पर आ सकते हैं, लेकिन बहुत से केसेस में जैसे इसमें तुम देख रहे हो नहीं आ सकते, तो हम इस पॉइंट को जनरलाइज नहीं कर सकते कि मैं एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट तब आता है जब दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, द पॉइंट एट विच इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द टाइटेंट इज एडेड इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। वो एंड पॉइंट हो या ना हो ऐसा जरूरी नहीं है। और कौन सा 35th, in the expression delta G by T, in the expression delta G by T equal to minus delta H by T plus delta S, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, T से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ओके। अब इस एक्सप्रेशन में प्लस डेल्टा S है, तो ये प्लस कब बनेगा, जब डेल्टा S कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, तब भी ये है ना। तो ये डेल्टा S टर्म कैसी रही होगी, निगेटिव, तब ये मिलके क्या बना, पॉजिटिव। तो मतलब डेल्टा S ऑफ सिस्टम क्या है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, वो जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, तो डेल्टा S ऑफ सिस्टम क्या है इस टाइम, निगेटिव।
डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या है? निगेटिव। मतलब सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हुई है, सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज, तो सराउंडिंग की इंक्रीज हुई होगी है। ऐसे नहीं कह सकते क्या ऐसे? माइनस डेल्टा एच, डेल्टा एच के आगे नेगेटिव साइन का रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। बट डेल्टा एच निगेटिव तो मतलब रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। हीट ऑप्शन में एक्सोथर्मिक, तभी तो देखोगे कि डेल्टा एच निगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। आपने क्वेश्चन तो पहले दे दिया नेगेटिव है तो मतलब एक्सोथर्मिक ही आप कह रहे हो, तो वो तो तुम पहचानोगे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। भाई वो तो गलत भी लिखेगा ठीक भी लिखेगा, ये तो तुम्हें पहचानना है ना ठीक कौन सा है। तो वो तो लिख सकता है ना, क्योंकि उसे तो गलत भी लिखना है ठीक भी लिखना है, तो वो उसके लिखने पे थोड़ी रोक है कि उसने एंडो लिख दिया या उसने एक्सो लिख दिया। और सिस्टम और सराउंडिंग का ही पंगा है। क्यों तुम लोगों ने क्या सोच लिया? चेंज, पॉजिटिव चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, सिस्टम की क्या है? निगेटिव है, तो सराउंडिंग की क्या है? पॉजिटिव। खेला है और तुम लोगों ने, तुम सिस्टम को ही देख के बस चलते गए हैं, तभी तो नहीं किया कि सिस्टम सराउंडिंग का कुछ किया इन्होंने, तो इसलिए जाटो छोड़ो कौन देखे थे। तो रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज हुई है, तो यहां से भी समझ में आ रहा है कि सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज हुई है, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक हीट एनर्जी रिलीज हुई है, तो उससे भी क्या होएगा? जब हीट एनर्जी बढ़ जाएगी सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग में भी ऑब्वियसली जो बॉन्ड्स हैं वो वीक ही हुए होंगे, तो वहां पे भी एंट्रोपी बढ़ी होगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से भी पता चल रहा है। ठीक है, अब रिएक्शन को कौन सा सपोर्ट कर रहा है स्पॉन्टेनियस होने के लिए? डेल्टा जी निगेटिव, लेकिन एंट्रोपी तो सपोर्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि वो तो क्या है, ये टर्म तो पूरी क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। तो डेल्टा एच अगर निगेटिव है तो ये सपोर्ट कर सकता है रिएक्शन, मतलब सपोर्ट करेगा ऑब्वियसली रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, क्योंकि ये टर्म ये निगेटिव है और ये टर्म ज्यादा हो गई इससे, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो यहाँ डेल्टा एच सपोर्ट नहीं कर रहा रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, कौन सपोर्ट कर रहा है? डेल्टा एच सपोर्ट कर रहा है। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एच पॉजिटिव है सराउंडिंग का, और डेल्टा एच सपोर्ट कर रहा है रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए। इन तीनों पॉइंट्स को मिला के स्टेटमेंट चेक करो। क्या ऑब्वियसली हीट एनर्जी जब रिलीज कर रहा है सिस्टम, तो सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब की है, तो सराउंडिंग का डेल्टा एच क्या होएगा? पॉजिटिव, अगर सराउंडिंग के लिए देखना है तो। ठीक, और बताओ, और कोई सा बताना है? 36 देखो, the value of Kp for the reaction is 1 atmosphere. किसका भी हिसाब लगा रहे हो? The value of Kp for the reaction is 1 atmosphere. At equilibrium in a closed container, partial pressure of BrCl gas is 0.1 atmosphere. And at this temperature, the vapor pressure of bromine is also 0.1 atmosphere. Then what will be minimum moles of bromine to be added to 1 mole of chlorine initially to get above equilibrium situation? ताकि तुम्हें आखिरी में पता लगे कि कुछ ऐसा भी होता है। भाई कम से कम शुरू में तो तुम्हें खुश रखा। शुरू में तो बड़े खुश होते हैं, बाद में तो देखो इधर
क्वेश्चन समझ में आया? क्लोरीन का इनिशियल मोल 1 दे रखा है, देखो ब्रोमीन का पता नहीं, सपोज y है, ये इसमें से x खर्च हुआ, x मोल, तो इसके भी कितने खर्च हुए और कितने बन गए, ठीक है। अब यहाँ ब्रोमीन लिक्विड कितना भी हो सकता था, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन पूछा क्या है कि मिनिमम कितने ब्रोमीन के मोल्स हो इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन को लाने के लिए। क्यों, ब्रोमीन यहाँ कुछ होएगा ही नहीं, या जितना वहां पे कंज्यूम हो रहा है और वेपर प्रेशर में नहीं जा रखा है, तो उससे कम तो नहीं हो सकता ना, तो उतना तो चाहिए, तो वो कितना चाहिए वो पता लगाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो भाई कम से कम y कितने मोल्स हो, y कितना हो, अभी समझ में आएगा, मैं बता तो लूं, अभी पहली लाइन में थोड़ी आ जाएगा। तो कम से कम ब्रोमीन के मोल्स कितने लेने पड़े, जो भी कुछ बताया है उस सब के लिए ब्रोमीन के कितने मोल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो ब्रोमीन कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, ब्रोमीन के वेपर्स भी हैं वहां पे, वेपर प्रेशर दिया है ब्रोमीन का कितना, 0.1 एटमॉस्फेयर, ये ब्रोमीन का वेपर प्रेशर है, यानी कि ब्रोमीन यहाँ प्रेजेंट है वेपर्स में, इतना प्रेजेंट है वेपर्स में, इतने मोल्स प्रेजेंट हैं कि कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, 0.1 एटमॉस्फेयर। और ब्रोमीन यहाँ भी खर्च भी हुआ है, क्या बनाने के लिए, BrCl बनाने के लिए। तो टोटल ब्रोमीन कितना चाहिए, कम से कम जितना ये X और प्लस जितना ये वेपर्स में, इतना तो चाहिए ही, इससे कम में क्या ये दोनों चीजें बन जाएंगी। सपोज भाई यहाँ 0.5 मोल खर्च हो गए, और 0.5 मोल से क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं, कितना हो गया, 1 मोल। तो क्या 1 मोल के बिना ये सब हो जाएगा, तो मिनिमम 1 मोल तो चाहिए ही होगा। तो समझ में आई, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, X और वेपर्स में कितने मोल्स हैं, ठीक है। तो अब देखो X कैसे फाइंड करें, हमें Kp गिवन है कितना, 1 एटमॉस्फेयर, और हमें क्या गिवन है इसका, पार्शियल प्रेशर कितना, और हमारे पास क्लोरीन का है पार्शियल प्रेशर, क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर है हमारे पास, नहीं है, निकल जाएगा कैसे, Kp इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ BrCl का स्क्वायर अपॉन क्लोरीन कितना 1, और ये कितना है 0.1, कितना आ गया क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर, 0.01, क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर आ गया, और पार्शियल प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू nRT, लेकिन वॉल्यूम नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूं, दो इक्वेशन का यूज कर लूं, जैसे इसके लिए लगाया PV इक्वल टू nRT, कितना है इसका पार्शियल प्रेशर 0.1, वॉल्यूम V, N कितने हैं 2x RT, फिर इसके लिए लगाया पार्शियल प्रेशर कितना पता नहीं मुझे, अच्छा निकाल लिया 0.01, वॉल्यूम अगेन वही, नंबर ऑफ मोल RT, तो X की वैल्यू निकालो, X कितना आ गया, ठीक है। अभी और क्या पता करना है, वेपर में कितने मोल्स हैं, तो अब मैं क्या करूं, ब्रोमीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या BrCl, इन दो के लिए लगा दूं आइडियल गैस इक्वेशन। तो BrCl के लिए 0.1 इंटू V इक्वल टू N, N कितना है 2x, 2 5/6 RT, और इसके लिए 0.1 है वेपर प्रेशर, वॉल्यूम अगेन सेम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे पता नहीं वेपर्स में कितने हैं, N फाइंड करो कितना आया, 5/3, तो कितना हो गया ब्रोमीन, कितना चाहिए एटलीस्ट,
5/3 प्लस 5/6, एटलीस्ट इतना तो हो, इससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो हो, ठीक है। इससे ज्यादा होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिनिमम इतना तो चाहिए, क्योंकि इतना ही नहीं होगा तो ये फिर कैसे सिचुएशन क्रिएट हो गई कि 0.1 यहाँ आ गया, x यहाँ खर्च हो गया, ठीक है। 37 39 देखो उसमें ना गड़बड़ है। 37 भी करा रही हूँ। 39 का क्या आ रहा है आंसर तुम्हें? मेरा 0.02 आ गया, हाफ होकर पहले 0.04 आ गया था, फिर हाफ पता नहीं कहाँ से कर दिया। ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? 37 देखो, a mixture of two gases A and B in the mole ratio 2:3 is kept in a 2 liter vessel। एक वेसल A है जो कितने का है? 2 लीटर का, ठीक है। उसके अंदर A और B गैसेस हैं। A के कितने मोल्स? सपोज 2A, तो B के कितने होंगे? फिर एक वेसल B है, कितना वॉल्यूम है उसका? उसके अंदर भी A और B गैसेस हैं सेम, और मोलर रेशियो 3:5, तो 3B, A नहीं हो गया अब, 3B, तो ये कितना हो जाएगा? सपोज 5B, ठीक है। प्रेशर P, टेम्परेचर यहाँ भी T। बातें कर लो पहले, बातों से फुर्सत मिल जाए तो फिर इधर देख लेना। प्रेशर यहाँ भी P और टेम्परेचर T, सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर, और R तो सेम रहेगा ही, ठीक है। फिर वेसल C, वेसल C कह दो, दोनों को इंटरमिक्स कर दिया, ठीक है। तो सपोज वेसल C बन गया, वो वॉल्यूम कितना हो गया? 5 लीटर, उसने बता रखा है 5 लीटर। तो दोनों को मिक्स किया है तो ऑब्वियसली मोल्स क्या होंगे? इन सबका एडिशन, तो A के मोल्स कितने हो जाएंगे अब? 2A प्लस 3B, और B के कितने हो जाएंगे? 3A प्लस 5B, और इन सबको ऐड कर दोगे तो टोटल मोल्स इस वेसल के अंदर है। अगेन प्रेशर वही है और टेम्परेचर वही है। तुमसे फाइंड करने को क्या कहा है? मोलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस का मिक्सचर हो तो मोलर मास मतलब एवरेज मोलर मास। कैसे फाइंड करते हैं? m1 x1 प्लस m2 x2, where x1 x2 are their mole percentages या वॉल्यूम परसेंटेजेस या मोल फ्रैक्शन। तीनों बातों का मतलब एक ही है, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब वेट परसेंटेज हो तब मत लगाना ये फॉर्मूला, कभी ध्यान ही नहीं रहे। दिस इज फॉर व्हेन वॉल्यूम परसेंटेज या मोल परसेंटेज या सिंपली मोल परसेंटेज का मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है। तो मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? x1 x2 में कह दूं ये मोल्स है। x1 क्या है? मोल्स फर्स्ट गैस के, x2 क्या है? मोल्स सेकंड गैस के, और ये हो गए नीचे टोटल मोल्स। या x1 अपॉन टोटल मोल्स मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस, या x2 अपॉन टोटल मोल्स मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैस। तो ये तो मुझे मोल्स पता लगेंगे तभी हो पाएगा काम, है ना, ठीक है। अब इन दोनों के लिए देखो, मुझे पता है PV इज इक्वल्स टू nRT, प्रेशर P फर्स्ट केस के लिए, वेसल A के लिए, वॉल्यूम N कितना है? 2A प्लस 3A दैट इज 5A, RT। अब सेकेंड वेसल के लिए प्रेशर अगेन P है, वॉल्यूम और मोल्स कितने हैं? 3B प्लस 5B मतलब 8B, RT। इतनी बात समझ आ गई? क्या मिल रहा है इससे? सॉल्व करो। A और B का रिलेशन कितना आ रहा है? 15A इक्वल टू 16B।
मिल तो गया, बस अब तो क्या करना है, हर जगह एक ही जगह सब्स्टिट्यूट करते जाओ। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए 2a प्लस 3b। 2a की जगह क्या आ गया 16b अपॉन 15, ठीक है, प्लस 3b, इसकी जगह भी कर दो 3, 16b अपॉन 15 प्लस 5b। ये इनके इंडिविजुअल मोल हो गए, ऐड कर दिया तो टोटल मोल हो गए। पुट कर दो यहाँ पे, कर दोगे? हो गया, हटा दो बच्चों। अब देखो इधर कौन सा 39 क्वेश्चन है, क्या करना क्या है इसमें? हमें ना 0.04 किसका आया था? हाँ 0.004, मतलब 4 × 10⁻³ हाँ बताओ, तुम बताओ, साला तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन क्या करना है? किसकी? मुझे क्वेश्चन का मतलब बताओ बस। MgOH होल ट्वाइस की दी हुई है, मतलब कि Mg की लिमिट नहीं होगी। MgOH होल ट्वाइस का क्या गिवन है? मैग्नीशियम क्लोराइड की गिवन है बेटा कॉन्सेंट्रेशन। तो हम जो MgCl में से 0.01 तो Mg की होगी, OH की होगी। करना क्या है नहीं पूछ रही मैं, मतलब क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को कहा है, मतलब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्या हो रहा है, फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या मतलब क्वेश्चन का मतलब बताओ। प्रेसिपिटेशन नहीं करनी है MgOH होल ट्वाइस की, वो कैसे रोक सकते हैं? वो तुम कैसे रोक सकते हो प्रेसिपिटेशन को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के? बड़ा हो गया तो तुम कैसे रोक सकते हो? तो कंडीशन होगी, क्या डाल देंगे? जो डालना है जैसे MgCl2 Mg प्लस जो डालना है, क्या डालना है? जो NH3 है वो पानी से फिर वो OH माइनस, सॉरी क्या कहते हैं, H प्लस लेके OH माइनस दे देगा। NH3 डालें, जो उसको सॉल्यूशन अमोनिया और डालें, डाल देंगे तो फिर बढ़ जाएगा रिएक्शन बैकवर्ड। अमोनिया डालेंगे तो हो जाएगा पक्का प्रेसिपिटेशन। अमोनियम आयन डाल के क्यों नहीं होगा प्रेसिपिटेशन? डालना तो अमोनिया पड़ेगा, वो तो उससे मिलके अमोनियम आयंस बनाएगा ना, Kb वाटर सॉल्यूशन में जाके मिला। देखो इधर अमोनिया का सॉल्यूशन है जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है, तो अमोनिया का सॉल्यूशन है मतलब ये है, ठीक है, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है मतलब मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है। तो ये मैग्नीशियम आयन क्या करेंगे, OH आयन यहाँ से लेंगे और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा कब? अगर मैग्नीशियम और OH आयन का आयनिक प्रोडक्ट उसके KSP को एक्सीड कर जाएगा। अब यह मैग्नीशियम आयन तो फिक्स है क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड से आ रहा है, कितना है 0.1 या 0.01? 0.01, ये तो फिक्स है। तो अब आयनिक प्रोडक्ट कब एक्सीड कर सकता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को? भाई KSP क्या है? मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, कितना गिवन है वो? अब मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स है, लेकिन फिर भी इस प्रोडक्ट को एक्सीड कब कर सकता है आयनिक प्रोडक्ट? OH आयन बढ़ते जाएं, है ना, OH आयन बढ़ते जाएं, कितने हो जाएं कि इस वैल्यू को एक्सीड कर जाए इन दोनों का प्रोडक्ट, मींस ये चीज, तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो मतलब ये OH आयन की वैल्यू प्रेसिपिटेशन करवा देगी, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ना बढ़ पाए,
एटलीस्ट इतनी तो बिल्कुल भी ना हो कि इसे एक्सीड कर जाए, भले ही चाहे दोनों का प्रोडक्ट यानी कि वो वैल्यू इसके बराबर भले ही रह जाए, क्योंकि इसके बराबर होगा तब क्या होगा सॉल्यूशन सैचुरेटेड, प्रेसिपिटेशन तब भी नहीं है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा। तो इसके बराबर तब तो चलेगा, लेकिन इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, इसे एक्सीड करके प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो हमारे हाथों में सिर्फ क्या है कि हम इसे बढ़ने से रोकें। इसे बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं, अमोनियम आयन ऐड कर देना, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो कह रहा है मिनिमम कितना तो चाहिए या कितना अमोनियम आयन सफिशिएंट है सो दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन ना हो, मतलब कितना अमोनियम आयन तो सोल्यूशन में मेंटेन करना ही पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? अमोनियम आयन यहां से तो आता ही रहेगा, तुम ये ना सोचो कि अमोनियम आयन यहां से आ रहा है बस उस अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम बता रहे हैं, नहीं, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जाती रहेगी, क्योंकि ये OH आयन ये मैग्नीशियम आयन लेता जा रहा है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से तभी तुम रोक सकते हो जब तुम कुछ कॉमन आयन ऐड कर दो, और उसकी भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी कि इतनी तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी उस कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट ये ऊपर वाली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जाए। तो वो यही कह रहा है कि अमोनियम आयन कितना सफिशिएंट हो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन ना हो। ठीक है, मतलब हमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम आयन की सॉल्यूशन में मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा डाल के। ठीक है, तो वो कितनी रखनी पड़ेगी, तो हमें पता चल गया जब तक हम ये KSP का फॉर्मूला लगा रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए, मतलब सॉल्यूशन सैचुरेटेड, नो प्रेसिपिटेशन। ठीक है, 0.004 तो सॉल्यूशन अभी ये देख ले, बोनस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्यों नहीं है? सॉल्यूशन सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए OH आयन कितना चाहिए मुझे, मैं पहले पता लगा लूं। मैग्नीशियम आयन कितना है भाई, और OH आयन का स्क्वायर, OH आयन सॉल्व करके बताना है कितना है, 5 × 10 के पावर माइनस। अब OH आयन इतने हैं, मतलब इतने चाहिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, तो जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहे तो अमोनियम आयन कितना रखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, इसके लिए Kb लगा दो, तो Kb इक्वल टू अमोनियम आयन OH आयन अपॉन अमोनिया। तो Kb कितना है भाई, 2 × 10 की पावर -6 इक्वल टू अमोनियम आयन फाइंड करना है मुझे, और OH आयन कितना है, और अमोनिया 0.1। तो अमोनियम आयन कितना आ रहा है, मतलब इतना अमोनियम आयन जस्ट सफिशिएंट है प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हुआ तो भी तो नहीं होगा प्रेसिपिटेशन। ये धोखा क्यों है भाई, ये धोखा कैसे है? अरे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इतना जस्ट सफिशिएंट है प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए, इससे ज्यादा जितना भी होगा वो तो सफिशिएंट ही सफिशिएंट है प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए। तो इससे ज्यादा वाले कितने ऑप्शन है इसमें, सारे आंसर हैं, सारे करवा दिए हैं। इससे ज्यादा वाले 3 ऑप्शन है, A B D तीनों आंसर है, जिसने भी तीनों में से, जिसने अटेम्प्ट ना करा हो तो उसकी प्रॉब्लम है, ये तो हो करवा दिया। A B D आंसर है। C केस में क्या होगा, मतलब जैसे इससे नीचे जैसे इससे कम होगी अमोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है,
तो वैसे तो इसने जस्ट सफिशिएंट लिखा नहीं है, ठीक है, जस्ट सफिशिएंट ये, ठीक है। और मैं मानूंगी वैसे ये एक तरह की प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है कि 0.04 इसमें दिया ही ना हो, ठीक है। हाँ, क्यों बोनस करा दो भाई, तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता? सफिशिएंट, सारे ही सफिशिएंट है, आ रही बात समझ में? जस्ट सफिशिएंट वाला या वो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता तो क्या करता, इससे ऊपर वाला कोई देता ही नहीं, सारे इससे नीचे वाले देता। नहीं मैम, मेरा बिल्कुल अब नेक्स्ट 40 मैंने उसमें भी डाला था अभी ग्रुप में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल? ए डिफरेंट, क्यों? रेजोनेंस नहीं होता है इसमें। एंटी एरोमेटिक की रेजोनेंस एनर्जी 0 होती है, मतलब वो रेजोनेंस में नहीं जाता। तो मतलब ये जो दोनों मॉलिक्यूल लिख रखे हैं ये फिर डिफरेंट ही रहेंगे। आ रही बात समझ में? वो अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। मतलब तुम दोनों को सेम नहीं कह सकते, कहने का मतलब ये है। जबकि बाकियों में रेजोनेंस हो रही है तो वो तो आइडेंटिकल ही, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब उनका तो एक ही स्ट्रक्चर एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। एक बार आप कहे हो आंसर कोई अरे बेटा करवा दिया है, पहले ही करवा दिया है ये। आप सही फास्ट फॉरवर्ड हो चलो नेक्स्ट एस ब्लॉक पे आ जाओ। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट में कितना कराया था बच्चों? नाइट्रेट्स अभी बताया नहीं था? हाइड्रोक्साइड बता दिया था? नाइट्रेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, नाइट्रेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप जनरल फॉर्मूला क्या होगा? MnO3, MnO3। तो लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो लिथियम नाइट्रेट तो ऑन हीटिंग बनाता है लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। NO2 ब्राउन कलर की गैस, ब्राउन कलर गैस, और पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक? NO2 पैरा, डाया? पैरामैग्नेटिक। ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में लिखा होगा केमिकल बॉन्डिंग में। ने कहा था कि ऐसे और से लिखा ना करो, उससे वो डायटोमिक में, जैसे O2 ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है बट पैरामैग्नेटिक है, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में, क्योंकि MOT से, ठीक है। तो इनमें थोड़ा ना MOT, ट्राइटोमिक से शुरू हो जाओ तो फिर MOT की जरूरत नहीं है, ऑड और इवन से पता लग जाएगा, ठीक है। तो O2 कलरलेस गैस, और कैसी? डाया पैरा? पैरा। अभी तो TSC में क्वेश्चन भी किया है ना, ठीक है। तो दो गैसेस रिलीज हो रही हैं, एक ब्राउन कलर की है, एक कलरलेस है, और दोनों पैरामैग्नेटिक है। बट बाकियों के डिकम्पोजिशन से हमें मिलेगा नाइट्राइट, नाइट्राइट प्लस O2, सेम सबके केस में, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन सा नाइट्रेट ऑन डिकम्पोजिशन ब्राउन कलर की गैस देता है या ब्राउन कलर की गैस नहीं देता है, ठीक है। हाँ? तो लिथियम नाइट्रेट बनाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ब्राउन कलर की गैस, जबकि बाकी के नाइट्रेट्स इस ग्रुप में NO2 नहीं बना रहे। बट इन्हें
जैसे सोडियम नाइट्रेट को ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाए, ठीक है, ये एम्स में पूछा गया था, तो क्या बनेगा, तो बनता है मेटल ऑक्साइड, मतलब ये भी फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि 500 के अराउंड तो ये बन रहा है, लेकिन बढ़ा दोगे, ज्यादा कर दोगे टेम्परेचर तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है और क्या बनता है Na2O प्लस N2 और O2 तो थी नाइट्रोजन, ठीक है। तो ध्यान रखना कि बाकी नाइट्रेट्स के केस में अगर उसने मेंशन कर दिया टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस तो बनाओगे मेटल ऑक्साइड प्लस N2 प्लस O2, दो गैसेस दोनों कैसी हैं, कलरलेस, बोथ आर कलरलेस, बट वन इज डायामैग्नेटिक एंड द अदर इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। एक का बॉन्ड ऑर्डर है 2 और एक का बॉन्ड ऑर्डर है 3, ठीक है। एक का परसेंटेज एयर में 78, एक का 21, एक केमिकली इनर्ट है, डज नॉट सपोर्ट कंबशन, बट द अदर इज रिएक्टिव एंड सपोर्ट कंबशन, है ना। तो कैसे भी कोई भी प्रॉपर्टी मेंशन कर सकता है पूछने के लिए। कुछ के होते हैं जैसे हाइड्रोलिसिस वगैरह के, एवरी रिएक्शन के लिए नहीं। मैकेनिज्म का तो मतलब ये हो गया ना कि एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, फिर उस टाइप के जितने भी कंपाउंड होंगे तो मोस्टली में पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होता, कुछ ना कुछ तो तरीका रहा ही होगा, लेकिन वो इतने तरीके कहाँ तक, इतने मैकेनिज्म कहाँ तक करोगे, क्योंकि हर एक कंपाउंड अलग अलग ही बना रहा होगा, ठीक है। ये हो गया। जैसे कुछ चीजें मैंने जहां समझाने के लिए मैकेनिज्म से इजी हो रहा था वो समझाया भी है, ठीक है। यहाँ सारा यही है कि लिथियम O को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है पोलराइजिंग पावर की वजह से, तो O और N के बीच का बॉन्ड वीक हो गया। तो जहां पर मैकेनिज्म से इजीली समझाया जाएगा वो बता भी देंगे, ठीक है। बाकी तो मेनली लर्न करने हैं रिएक्शन प्रोडक्ट। ये इतना हो गया। अब बताओ थर्मल स्टेबिलिटी पे डाउन द ग्रुप क्या फर्क पड़ेगा बच्चों। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन, लार्ज कैटायन लार्ज एनायन, तो नाइट्रेट साफ साफ दिखा है लार्ज एनायन है। कर लिया नोट। हाइड्रोक्साइड हो गया था। अब डालना नेक्स्ट हेडिंग एल्केली मेटल इन लिक्विड अमोनिया या सॉल्यूशन ऑफ एल्केली मेटल इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्यूशन ऑफ एल्केली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, ये नोट कर लिया सबने। जो घर बैठे हैं वो बड़े शांत बैठे हैं या वो फोन चलाकर कहीं और बैठे हैं, कुछ पूछा ही नहीं है, हटा दो ये। एल्केली मेटल, सॉल्यूशन ऑफ एल्केली मेटल इन लिक्विड अमोनिया। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप था। इधर देखो, तुम लोगों को एक बात समझाई थी कि मेटल प्लस वाटर क्या बना था, मेटल आयन एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये H को निकाल ले रहा था यहाँ से, ठीक है। तो बन गया था OH आयन प्लस H2। अब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा है, इसने इलेक्ट्रॉन ने फटाफट निकाल लिया H को और सीधा तुम्हें मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिली, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज कम हो तो क्या ये प्रोसेस फास्ट होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें मेटल प्लस अमोनिया, ठीक है, तो मेटल कैटायन बना और इलेक्ट्रॉन बना और वो अमोनिया में H के पास आया, बट क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा नहीं है
मतलब कम है काफी, ठीक है, O के रेस्पेक्ट में काफी कम है, तो ये फटाफट से यहाँ से H को नहीं निकाल पाया। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा है, स्लोली चल रहा है, इनके बीच रिएक्शन जो है वो स्लोली चल रही है। तो जब तक ये रिएक्शन ना हो जाए तब तक सॉल्यूशन कैसा है पहले उसकी बात कर लेते हैं। जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बहुत देर बाद, मतलब ऑन स्टैंडिंग, इस सॉल्यूशन को रखा छोड़ दो तब ये रिएक्ट कर जाएगा। क्या बन जाएगा तब, हाइड्रोजन और ये NH2 निगेटिव, तो ये क्या बन गया, मेटल अमाइड। तो ऑन स्टैंडिंग दिस सॉल्यूशन, ठीक है, मेटल जो है वो अमोनिया को डिकम्पोज कर देगा, ठीक है, मेटल अमाइड बना लेगा, लेकिन बहुत देर बाद, रखा रहने के बाद। लेकिन उससे पहले ये क्या है, जब तक ये नहीं हुआ तब तक सॉल्यूशन क्या है, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, तो जब एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालोगे, अब जब वाटर होता है सॉल्वेंट तब तो तुम बोल देते हो हाइड्रेटेड, एक्वस लगा देते हो। अमोनिया के लिए क्या बोलोगे, अमोनिएटेड। और यहाँ जो मोल्स इसके यूज होंगे अमोनिएटेड बनाने के लिए, कैटायन को सराउंड करेंगे अमोनिया के मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन को सराउंड करेंगे अमोनिया के मॉलिक्यूल, तो उसके लिए X+Y लिख दिया। तो अभी बता रही हूँ, मोल्स जितने अमोनिया के कंज्यूम हुए, तो ये मेटल कैटायन और ये इलेक्ट्रॉन किसने सराउंड कर लिया, इसे अमोनिया ने। सपोज कितने मोल्स ने, X। किसने सराउंड कर लिया, अमोनिया ने। सपोज कितने मोल्स ने, Y। तुम सिंपली ऐसे लिख सकते हो अगर दिक्कत हो तो, लेकिन कहीं लिखा होगा तो तुम्हें समझ में आए इसलिए बता दिया। अमोनिएटेड कैटायन और इसे बोल दोगे अमोनिएटेड एनायन, ये बोल सकते हो सिंपली, ठीक है। तो अमोनिएटेड कैटायन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब ये सॉल्यूशन दो तरीके का हो सकता है, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड। पहले डाइल्यूट देखो, तो मेटल इन लिक्विड अमोनिया विल प्रोड्यूस मेटल कैटायन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सॉल्यूशन में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसा होएगा, कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग। सॉल्यूशन रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन देना मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरों को देना क्या होता है, रिड्यूस करना, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस सॉल्यूशन विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है विजिबल रीजन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, कलर्ड, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज ऑफ, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज ऑफ ब्लू कलर, ठीक है। आ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी बिल्कुल सिमिलर मेटल की तरह होती है, मेटल के बराबर कंडक्टिविटी होती है, मेटल्स के बराबर, मेटल से मैच करती है। क्यों, क्योंकि मेटल में भी जो कंडक्टिविटी है दैट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर भी कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये तुम अभी करोगे भी हाइड्रोकार्बन में, जब एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करना होगा तो एक लिंडला कैटालिस्ट, और ये एक सोडियम लिक्विड अमोनिया, लिथियम लिक्विड अमोनिया, मतलब एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, या एल्कलाइन अर्थ मेटल भी ले सकते हैं, तो उसकी बात तभी करेंगे, ठीक है। ट्रांस एल्कीन बन जाती है, तो तुम देखोगे कि सॉल्यूशन जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज होता है, ठीक है। और कुछ, ब्लू हो गया, गुड कंडक्टर हो गया, गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं सारे, पैरामैग्नेटिक। समझ में आ रही है इतनी बात। डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर ऑफ ब्लू कलर, गुड कंडक्टर, गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड पैरामैग्नेटिक। अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने लग गए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने लग गए, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने शुरू हो जाएंगे और मेटल आयन क्लस्टर बनने शुरू हो जाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन अबव 3 मोलर, सॉल्यूशन पूरी तरह से डायामैग्नेटिक हो जाता है।
नॉन कंडक्टर हो जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं रहता और सोल्यूशन ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, हैविंग मेटेलिक लस्टर। मेटल आयन क्लस्टर बन जाते हैं तो लस्टरस हो जाता है सोल्यूशन, जैसे कि मेटल्स होते हैं लस्टरस, और ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। नॉन कंडक्टर, हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं रहता। नॉन कंडक्टिंग, ये सोल्यूशन नॉन कंडक्टर हो जाता है। मेटल आयन क्लस्टर मतलब ये मेटल आयन बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, ठीक है। तो फिर जैसे मेटल्स के कलर होते हैं वैसा दिखेगा, तो ब्रॉन्ज कलर का दिख रहा होता है, हैविंग मेटेलिक लस्टर। ओके, ब्रॉन्ज कलर मतलब मेटल को कलर के कारण बहुत सारों का होता है मेटल्स का, या अमोनिया के कलर के कारण। अमोनिया के मेटल क्लस्टर बनने की वजह से ब्रॉन्ज कलर का बना है, ठीक है, ठीक है। अब स्लोली ये रिएक्शन चल रही थी क्योंकि ये ट्राई कर ही रहा था इलेक्ट्रॉन H के लिए, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई कर रहा। फिर तुम लोग हंसा मत करो, मतलब तुम लोग पता नहीं कहाँ लेके जाने लगते हो बात को। तो इलेक्ट्रॉन H को क्या, अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम लोग कुछ और ना सोच रहे, इसलिए मैं हंसने लगी। इलेक्ट्रॉन, अच्छा तुम लोग बिल्कुल नहीं सोचते हो, अच्छा मैं ही सोच लेती हूँ। अब अच्छे बच्चे वो कह रही है अब हम अच्छे बच्चे हैं, मतलब अब हैं, अब अच्छे बच्चे हैं, मतलब पहले खराब बच्चे थे, खुद ही मान लिया। नहीं, सब अच्छे बच्चे हैं। अब देखो इधर इलेक्ट्रॉन H को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, स्लोली ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो फिर ऑन स्टैंडिंग मतलब रखा रहेगा तो अल्टीमेटली हो जाएगा क्या कि इलेक्ट्रॉन H को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, निकाल लेगा और बन जाएगी हाइड्रोजन गैस और ये अमाइड, ठीक है। तो कहोगे तुम कि ऑन स्टैंडिंग मेटल विल रिएक्ट विद अमोनिया, ये लिक्विड अमोनिया से ही रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मेटल अमाइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑन स्टैंडिंग ब्लू कलर ऑफ दिस सोल्यूशन डिसअपियर्स, पहले तो ये लिखो, ठीक है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन ही था, भले ही बाद में लिख लेना, मतलब नीचे लिख लेना, कहीं भी लिख लेना। ऑन स्टैंडिंग ब्लू कलर ऑफ दिस सोल्यूशन डिसअपियर्स बिकॉज मेटल slowly decomposes ammonia on standing. Blue color of this solution disappears on standing. Blue color of this solution disappears because metal slowly decomposes ammonia to form मेटल अमाइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब फिर तो रिएक्शन ही लिख लो सीधा, थ्योरी का लिख रहे हो, ठीक है। बिकॉज मेटल स्लोली डिकम्पोजेज अमोनिया टू फॉर्म मेटल अमाइड एंड हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देंगे, मेटल अमाइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आ रही है बात समझ? तो अल्टीमेटली वो कहे कि भाई काफी देर बाद या ऑन स्टैंडिंग या आफ्टर सम टाइम ऐसा कुछ कहे, या ये पॉसिबिलिटी भी है क्या, अगर ऐसा कुछ हो क्वेश्चन तो हाँ ये पॉसिबिलिटी भी है, कुछ टाइम बाद मेटल अमोनिया लिक्विड के साथ ये बना लेगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तुम्हें ये इसी चीज पर फोकस करना है, एल्कली मेटल का लिक्विड अमोनिया में सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले इस चीज के बारे में सोचोगे, फिर ऑन स्टैंडिंग ये भी हो जाएगा, तो क्वेश्चन से समझोगे कि क्या जानना चाह रहा है। बाकी मेटल अमोनिया गैस से रिएक्ट करके तो बनाएगा ही क्या, मेटल अमाइड एंड हाइड्रोजन गैस,
ठीक है, यहाँ तो मेटल अमाइड और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा, क्योंकि यहाँ अब अमोनिया लिक्विड नहीं है, तो यहाँ नहीं सॉल्वेट कर सकता कैटायन को और इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तो मेटल अमोनिया के साथ यही बनाएगा, एल्कली मेटल। हम मोस्टली जितने कर सकते हैं, ठीक है, उसमें से हम एक एक करके नहीं करेंगे कि कौन सा करेगा या कौन सा नहीं करेगा। एल्कली मेटल सारे, हमारी बात समझ में, पूरी पीरियोडिक के नहीं, मेटल, एल्कली मेटल। लीना की तरफ से फरियाद, फरियाद से फरियाद नहीं चाहिए। ये हो गया। हम जो लिखते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट या बैड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये कैसे कंपेयर करके लिखते हैं? मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा समझ, अभी नहीं आएगा। ये हटा दो, हाँ। अब रिड्यूसिंग नेचर देखो एल्कली मेटल्स का, एल्कली मेटल्स का रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर मतलब रिड्यूस करने की एबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी, खुद ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी सबसे ज्यादा इसमें लिथियम की है। ठीक है, फिर बाकी जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है ना, बाकी सारा वैसे ही है। तो क्या है, फिर सीजियम की सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर रूबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। अब देखो जैसे ये लिथियम है सॉलिड, जो रिड्यूसिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसके बेसिस पे डिसाइड होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि तुम सारा कुछ समझोगे किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्लास 12th में, बट अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। राहुल, ठीक है, ये देखो मैं बस एक सेकंड, मैंने टेस्ट स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, वो तो चल गया उनके पास। एक जो कोयल है, प्रणव, अध्ययन, अध्ययन, हर्ष रावत, यहाँ देखो, पर बोर्ड में भी ध्यान रखो। स्वाति, जीनिया, जीनिया, ठीक है, ये होएगा। राधिका, सॉल्यूशन में लिथियम, मतलब कोई सा भी मेटल क्या प्रोड्यूस करेगा? लिथियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये प्रोसेस कितने स्टेप्स में हुआ? लिथियम सॉलिड पहले किस में गया? पंच वडेरा, पंच, फिर ये किस में गया? मानस, आयन, हर्ष राणा, दीक्षा चौधरी, कोई ऐसा जिसका नाम नहीं ठीक है, फिर ये किस में गया? लिथियम एक्वस। कौन सी एनर्जी? जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो इन सारी एनर्जीज का सम होता है। ठीक है, तो सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन तीनों एनर्जी के सम होंगे। सबसे ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होता है? लिथियम का। तो सबसे ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन पोटेंशियल को। तो सबसे ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिथियम का, मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिथियम का। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। ठीक है, तो लिथियम की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। बट ये थर्मोडायनेमिक बात है। लेकिन जब तुमने रेट देखे थे तो रेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा था। वो काइनेटिक्स एक्सप्लेन करती है रेट, ये थर्मोडायनेमिक। तो कैपेसिटी इसकी सबसे ज्यादा है ऑक्सीडाइज होने की, बट रेट तो स्लो ही था सारी रिएक्शंस में। ठीक है, तो समझ में आया बात? क्या समझ में आया कि लिथियम की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है,
या यू कैन से जो इनके रिड्यूसिंग नेचर का, यानी कि दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी का ऑर्डर है वो ये है। ठीक है, तो सम, अब इसमें हाइड्रेशन एनर्जी, ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से ये सबसे आगे आ गया, बाकी ऑर्डर एज इट इज ही है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डोमिनेंट रही। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे डाउन द ग्रुप क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, तो सम उस हिसाब से बन गया। ठीक है, बताऊं अभी और आगे? सैटरडे को तुम लोगों का आयनिक इक्विलिब्रियम का मॉड्यूल डिस्कस होगा।